हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीएसई के द्वारा जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम लिया था फॉर टर्म 1 2021-22 जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 10 का मैथ्स का पेपर डिस्कस करेंगे हम, और वो भी बेसिक का। मैंने ऑलरेडी टर्म 1 का पेपर स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन डिटेल से करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका पेपर पैटर्न जो भी था स्टैंडर्ड का वही बेसिक का है सेम। मैक्सिमम मार्क्स 40 है, टाइमिंग आपका 90 मिनट्स है, 1.30 आवर्स। टोटल 3 सेक्शन में ये डिवाइडेड है, ए बी सी में। ए बी सेक्शन सेम होते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं दोनों में, और आपको सिर्फ 16 ही अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं। अगर आपको नहीं आते वो छोड़ सकते हो, ओनली 16 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 16 ए और बी में तो 32 हो गए। और सेक्शन सी जो है वो 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 2 केस स्टडी होती है, जिसे हम पीसा बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। उसमें से हमें कोई भी 8 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल इस तरह से 40 मार्क्स का पेपर बनता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में वो भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सेक्शन ए देखो, जिसमें पहला क्वेश्चन है HCF ऑफ 96 एंड 404 इज। तो हमें हायर कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो 96 इज इक्वल टू 2⁵ इंटू 3 लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर से। 2⁵ मीन्स 32 3 और उसी तरह से अगर मैं 404 को लिखूँ तो 2² इंटू 101 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 101। तो HCF हम कैसे निकालते हैं? तो जो कॉमन होता है उसका लोएस्ट पावर जो होता है वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे कॉमन कौन है? 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 का लोएस्ट जो पावर है कितना है? 2 है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ 3p4 एंड -2 2q इज 26। दो कोऑर्डिनेट है, उनका मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। तो सबसे पहले हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी होगी, बाद में हम p प्लस q फाइंड करेंगे। तो देखो मिड पॉइंट पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है हमारा कि x1 y1 x2 y2 को सपोज करने के बाद हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2। तो 2 6 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2। x1 हमारे पास क्या है? 3p है, और x2 हमारे पास क्या है? -2। और y1 y2 की वैल्यू उसी तरह से हम पुट करेंगे। तो इसे हम आगे सॉल्व करते जाएंगे, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब उसी तरह से x को x के साथ कंपेयर करते हैं, y को y के साथ कंपेयर करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3p - 2 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 2q डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 6। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, और -2 उस तरफ जाएगा तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। तो 3p के बराबर क्या मिलेगा हमें? 6 मिलेगा। तो p की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। उसी तरह से अगर q की देखो तो 6 2 12, और ये जो +4 है अपोजिट तरफ जाएगा तो -4 इज इक्वल टू 2q। तो q की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 8/2। q की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4। ठीक है, तो p और q की वैल्यू मिल गई हमें 2 और 4, तो p प्लस q क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर। तो जब भी हम डाई थ्रो करते हैं तो उसमें टोटल आउटकम कितने होते हैं? टोटल आउटकम हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम देखते हैं कि इवन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर हमें पता है 2 4 और 6 होता है। कंपोजिट किसे कहते हैं? तो कंपोजिट का डेफिनेशन ये होता है हमारा कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, 2 हो तो उसे प्राइम कहते हैं, 2 से ज़्यादा हो तो उसे कंपोजिट कहते हैं। तो कुछ इस तरह से कि यहाँ पे 2 है, वो इवन तो है पर वो कंपोजिट नहीं है, प्राइम है, क्योंकि 2 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में, और 2 के, तो 2 ही हुए। 4 देखो, तो 4 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 खुद के, तो ये 2 से ज़्यादा हुए, तो 4 कंपोजिट हुआ। सिमिलरली 6 को देखें, 6 किसके? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के और 6 के खुद के टेबल में आता है, तो टोटल 2 से तो ज़्यादा ही हुए। तो हमारे पास कंपोजिट नंबर जो है वो 2 ही है, 4 और 6। तो अब हमारा आंसर ईजी हो जाएगा कि 2/6 डायरेक्टली। फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में होते हैं, 2 नंबर है और टोटल कितना है? 6। 2/6 आंसर कितना होगा? 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि वो 15 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है। उसके बाद देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो 8 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। हाउ फार इज ही
फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से जो ब्लू कलर की लाइन है उसका डिस्टेंस कितना होगा। सिंपल सी बात है, ये पाइथागोरस थ्योरम से होगा। ठीक है, बेस है, परपेंडिकुलर है हमारे पास, और हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम कि हाइपोटेनियस यानी कि मैंने क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, बेस हमारे पास हमने लिया 8 मीटर ले लिया, और यहाँ पे हाइट ले ली 15 मीटर। दोनों अगर अलग अलग लेते हो तो भी चलता है, इसको भी बेस ले लो, इसको हाइट ले लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ओके, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप हुआ है, तो 225 प्लस 64 क्या हो जाएगा 289। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। तो 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। तो हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी 17 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A06 एंड B0-2 इज। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर मैं इसको PQ मान लूँ, ये बुक का हमारा फॉर्मूला है, तो 06 और 0-2 इसकी जगह पे मैं AB लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब x1 x2 सारे डिस्टेंस ले लेते हैं। x2 हमारे पास क्या है, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 क्या है मेरे पास -2, और y1 क्या है मेरे पास 6। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -8 का, और √64, तो ये क्या बच जाएगा 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन ईच डाई। तो देखो, पेयर ऑफ डाइस बोला हुआ है, पेयर ऑफ डाइस यानी कि 2 डाइस फेंके हुए। तो सबसे पहले हम टोटल आउटकम देख लेते हैं, आपकी बुक का ही फिगर है। तो देखो, ये टोटल है 1 1 1 2 1 3, ये जितने भी है 36 है हमारे पास टोटल आउटकम। ठीक है, अब क्या कहता है, सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सेम नंबर कहाँ है, एक यहाँ पे है, एक 2 2 है, एक 3 3 है, एक 4 4 है, एक 5 5 एंड एक 6 6। बस यही 6 पॉसिबिलिटी है। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल फेवरेबल 6 है, टोटल कितने हैं ये 36। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 1/6। तो हमारा आंसर होगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 7। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज। ओके, इसको बहुत तरीक़ों से निकाल सकते हो आप। आइडेंटिटी आती है तो आइडेंटिटी यूज़ करो। बेस तरीका ये है कि इसको ट्राइंगल के बेस के ऊपर से निकाल देते, रेशियो वाले से। तो देखो, ये AOB ट्राइंगल लिया है, बी पे हमने थीटा ले लिया। तो sin थीटा 5/13 है। ठीक है, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो, अपोजिट 5 है तो मैंने इसको यहाँ पे अपोजिट पे दे दिया, और 13 को यहाँ पे हाइपोटेनियस को दे दिया। तो अब 13 है, यहाँ पे 5 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारा क्या है, यहाँ पे 12 ही आना चाहिए, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 इज इक्वल टू 169 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, tan थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, if an arc subtend an angle of 60 degree at the center where pi is equal to 22/7, then the length of arc is। अब देखो, आपको लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आना चाहिए। उसका हमारा फॉर्मूला है, उससे स्मॉल एल से हम डिनोट करते हैं। पाई की वैल्यू हमें दे दी गई है 22/7 आर। ठीक है, आर हमारे पास है डायमीटर 42, तो उसका आधा हो जाता है 21, और थीटा है हमारे पास 60, और नीचे हो जाएगा 180। तो 0 0 कैंसिल, 6 3 हो जाएगा, 3 7 7 7 कट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 22 बचता है। तो आपकी लेंथ कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, आर्क लेंथ इज इक्वल टू पाई आर थीटा बाय 180। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, जो भी आगे आएगा, MCQ में भी आया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 2 coins are tossed simultaneously at the random. Find the probability of getting 2 heads. ठीक है, 2 कॉइन है जो टॉस किए गए हैं। ठीक है, तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है, हेड टेल, TH या HH या तो TT। ठीक है, इतने ही हमारे 4 पॉसिबल आउटकम होते हैं टोटल। उसमें से 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, और टोटल कितने हैं 4 है। तो हमारा आंसर होगा 1/4।
फिर वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कि 2 to 5 को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। ठीक है, तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन सीधा सीधा है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 5, 9 5 और 45 होता है, ये 75 हो जाएगा। ये 25 9 ये हो जाएगा 2 to 5। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये स्टैटिक क्वेश्चन है सारे के सारे के, ये जो 11 जैसे क्वेश्चन आते हैं वो बुक में से डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है, वही हमारा आंसर होता है। इफ P of E डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी कौन से दो नंबर के बीच में आती है, तो 0 और 1 के बीच में ही हमारे सारे आंसर्स होते हैं। ठीक है, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, सेक थीटा इज इक्वल टू वाई, देन टेन थीटा इज इक्वल टू, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होता है और सेक थीटा इज इक्वल टू वाई। तो सेक थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, 1 cos थीटा लिख सकते हो। ठीक है, इन्वर्स है, तो वाई, तो cos थीटा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, cos थीटा का मतलब होता है 1/y। तो देखो tan थीटा हमें फाइंड करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन cos थीटा फॉर्मूला होता है। साइन थीटा हमें दे दिया है x, cos थीटा है 1/y, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो हमारा आंसर होगा xy, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -5 6 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0 हमारा, तो 0 0 से डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगा कि 0 - 5 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, -5 स्क्वायर। ओके, -5 में से 0 जाएगा तो 6 - 0 6 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 25 और 36, तो ये कितना हो जाएगा 11 और तो √61 यूनिट्स। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k = 2, देन द वैल्यू ऑफ k = व्हाट। अब देखो ये क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन 9th में आते थे सेकंड चैप्टर में। ठीक है, कि p ऑफ x में x की वैल्यू दी है, 0 की वैल्यू देना है यानी कि x की वैल्यू देना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ p ऑफ 2 = 2 स्क्वायर + 3 × 2 + k। तो p ऑफ 2 को हम क्या मान लेते थे, 0 मान लेते थे। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 2 = 6 + k, तो 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, इस तरफ आ जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx + 2y = 5 एंड 3x + y = 1 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन इफ। तो सबसे पहले आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आनी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है हमारे पास, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस टेबल के ऊपर से स्टैंडर्ड में और बेसिक में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, मोर देन 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आए हुए। तो इस टेबल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको टेबल भी दिखेगा, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसे याद कर सकते हो। अब सबसे पहले इन इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि a1 क्या है हमारे पास। ठीक है, a1 k है, b1 हमारे पास 2 है और c1 क्या है, इस तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा। तो उस c1 की वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन की सिर्फ इतनी कंडीशन। तो a1 हमारे पास k है, a2 हमारे पास कितना है 3, b1 हमारे पास 2 है और b2 हमारे पास क्या है, y के बाजू में कोई नहीं है यानी कि 1 होता है। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या आएगा k इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये भी डायरेक्ट है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमें पता है πr² θ/ 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 2³ × 5, ये 2³ है। ठीक है, तो कितने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा, 1 प्लेस, 2nd प्लेस या 3rd प्लेस। तो देखो 2 और 5 अगर डिनोमिनेटर में हो, ये खास ध्यान रखना है कि टर्मिनेट तभी होता है जब ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या 2 और 5 हो, बस ये 3 ही कंडीशन में होता है। और किसी एक्स्ट्रा नंबर हो तो वो टर्मिनेट नहीं होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि 2 और 5 में से जिसका भी पावर हाईएस्ट हो उतने प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होता है। तो 2³ है, तो हमारा आंसर होगा टर्मिनेट्स आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जीरोज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x² - 2x। देखो इसको फैक्टराइज करके भी आप निकाल सकते हो। सबसे पहला तरीका
कि इसको आप ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो x को कॉमन निकालो तो x माइनस 2 बचेगा, तो इसका मतलब x के बराबर 0 इसके लिए, या तो इसका मतलब होता है x के बराबर 2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर किसी बच्चे को इतना भी कॉमन नहीं निकालना है तो डायरेक्ट वैल्यू रखो और आंसर 0 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू 2 4, वो भी 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 0। एक से तो आ गया, इसका 4 से होता है या नहीं, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 8, तो इसका 8 आया, 0 नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली आप ये पुट करोगे तो भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखो, 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4 4 माइनस 4 0, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। आप वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो, फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। क्वेश्चन नंबर 19, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12 हैज़, तो यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी कंडीशन हमें चेक करनी होगी कि a1 b1 और c1 कितना है और a2 b2 c2 कितना है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से ले लेते हैं। a1 हमारे पास है 1, b1 हमारे पास है 3 और c1 हमारे पास है -6। ये 6 इस तरफ आ जाएगा, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। a2 हमारे पास है 2, b2 हमारे पास है -3 और c2 12 इस तरफ आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो a1 अपॉन a2 कितना आता है हमारे पास 1/2, b1 अपॉन b2 हमारे पास कितना आएगा 3 अपॉन -3, तो -1 हो जाएगा। तो देखो a1 अब पहली कंडीशन नहीं हुई, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि 1 सॉल्यूशन। ठीक है, इसका टेबल होगा हमारे पास, ये देखो इस टेबल की बात कर रहा हूँ मैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, उसे कंसिस्टेंट भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। इसके ऊपर से स्टैंडर्ड में बहुत सारे MCQs थे, तो बेसिक में भी आ सकते हैं। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं जो डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होता है, जिसमें सारे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होते हैं। इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, कंसिस्टेंट में या तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन या तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस होती है। तो इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC वैल्यू ऑफ EC इज इक्वल टू व्हाट। तो AD हमें वैल्यू दी गई है, DB की वैल्यू दी गई है और AE की वैल्यू दी गई है। अब DE पैरेलल BC है, तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमारे पास क्या होता है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। EC हमें फाइंड करना है। AD की वैल्यू हमारे पास है 1.5, DB की वैल्यू है 3 और 1 रखेंगे यहाँ पे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 15 अपॉन 10, तो 3 5 जा कट हो जाएगा, 5 2 जा, तो दोनों ही इन्वर्स हो जाएंगे, तो EC के बराबर क्या मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन A फिनिश होता है, अब सेक्शन B स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर विच वैल्यू ऑफ P will the lines represent by the following pair of linear equation be parallel। तो दो इक्वेशन दिए हुए हमें, सबसे पहले हमें पैरेलल की कंडीशन पता होनी चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर हम पहली लाइन का a1 b1 और c1 निकालें तो a1 3 है हमारे पास, b1 -1 है एंड c1 -5, और उसी तरह से दूसरी लाइन का a2 b2 और c2, तो 6 -2 एंड -p। तो हमें क्या पूछा है कि P की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, कि कौन सी होगी यहाँ पे। तो हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पे। तो देखो a1 हमारे पास है 3, a2 है हमारे पास 6, -1 अपॉन 2 होगा b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 इज -5 बाय -p। तो देखो 3/6 का मतलब भी क्या होता है 1 अपॉन 2 ही होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल तो 1 अपॉन 2 होता है। इन शॉर्ट 1 अपॉन 2 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 5 अपॉन p। तो अगर p इस तरफ ले जाए हम और 2 को उस तरफ, यानी कि p नॉट इक्वल टू 10 आएगा, यानी p की वैल्यू सभी नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट फॉर 10। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 10। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन इन द फिगर देन द नंबर ऑफ इट 0 इज। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस पे जितनी भी बार एक ग्राफ टच होता है उतने ही हमारे पास 0 होते हैं।
एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, आंसर हमारा 3 है। क्वेश्चन 23 देखते हैं। HCF ऑफ 306 and 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड द LCM ऑफ 306 and 657। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास HCF क्या है, हमारे पास HCF 9 दिया हुआ है, LCM हमें फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितने दिए 306 इंटू 657। तो ये जो हमें LCM फाइंड करना है उसको रखते हैं यहाँ पे, और ये 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9 कर देते हैं। तो उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही आंसर मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हो आप। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर -3 एंड 2। ठीक है, तो इसको देखो अच्छे से क्या दिया हुआ है, दो जीरोस के सम दिए हुए डायरेक्टली, दो जीरो नहीं है ये। ठीक है, अल्फा और बीटा नहीं है ये, इसको समझना। ये एक अल्फा प्लस बीटा है -3 और दूसरा है अल्फा बीटा जो क्या है 2 प्रोडक्ट है। तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है इसके लिए कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसे हम लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है -3 दिया हुआ, इसलिए हम ब्रैकेट में रखते हैं, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 2 दिया हुआ है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:9, देन एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल आर इन द। तो सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर से कि मैं इसको मान लेता हूँ दो ट्राइंगल की साइड BC/QR इज इक्वल टू 4/9 मानता हूँ। तो मैं फॉर्मूला इस तरह से लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ABC/ एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू BC/QR होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और QR 9 का 81। तो हमारा आंसर होगा डायरेक्टली D 16/81। क्वेश्चन नंबर 26। 9 sec² है माइनस 9 10² है इज इक्वल टू व्हाट। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक में से है कि इसमें से हम 9 कॉमन निकाल देते हैं। तो sec² माइनस 10² क्या है, इस इज अ आइडेंटिटी। sec² माइनस 10² क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 9। क्वेश्चन नंबर 27। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए -2 3 एंड B 5 4। ठीक है, तो हमें ऐसा पॉइंट निकालना है जो इक्वी डिस्टेंस हो पॉइंट ए और बी से। तो सिंपल, अब देखो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जिसमें वाई नॉन जीरो है वो ऑप्शन पहले से हटा दो, इसमें वाई नॉन जीरो, वाई तो 0 ही होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है, पहला ऑप्शन कट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं हम, वैसे अगर ना होता हम x0 लेके कर लेते। ठीक है, x0 लेके हम जो इसको p ले लेते, हम करते हैं PA/PB। ठीक है, फिर आप फॉर्मूला लगाते हो √x1 माइनस x2²। उस तरह से भी आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, पर मैं कहता हूँ मेरे पास एक और तरीका है जिससे उससे थोड़ा कम टाइम में हम आंसर ला सकते हैं। कैसे, तो देखो चेक करते हैं, वही है बस उसको मैं रिप्रेजेंट दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, ईजी वे में। तो देखो इस चीज़ को देखो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा मैंने x2 माइनस x1 मॉड में। अब मॉड जानते हो -3 है, तो मॉड के बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है +3। बस उसी चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ध्यान से देखना इसका मैं किस तरह से आंसर निकालता हूँ। तो देखो पहले मैं लेता हूँ -2 3 और ऑप्शन 2 0 को। समझना इस क्वेश्चन को, आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो x2 क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैं इसको x2 y2 ले लेता हूँ और इसको x1 y1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो x2 माइनस x1 करो तो ये क्या हो जाता है 2 माइनस -2 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 करो तो 0 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। अगर वो दोनों ही बाहर आएंगे तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। ये किसका आया, a और इसका आया। सिमिलरली चेक करो b के साथ वैसा का वैसा। ठीक है, 5 - 2 अब डायरेक्टली करो, ये तो मैंने समझाना था इसलिए इतनी देर लगाई, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। 5 - 2 कितना होता है 3 होता है। ठीक है, पॉजिटिव ही लिखना है, आप उल्टा भी कर लो, 2 - 5 भी लिखो -3, पर हमें क्या लिखना है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे, मोड के अंदर लिखने की बात कर रहे थे। तो एज सिंपल। तो देखो 5 - 2 कितना होता है 3, 4 - 0 कितना होता है 4, 4 + 3 7। दोनों का आंसर सेम आया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है, आप इस तरह से भी सोच सकते हो, ये तो मैंने समझाया इसलिए इतनी देर लगी।
देखो जो आंसर नहीं है उसका मैं क्लियर कैसे करता हूँ, यहाँ देखो ध्यान से। -2 को 3 में से माइनस करो, यानी कि -2 -3 -5 होंगे, प्लस 3 में से 0 जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 आया। अब उसी को कंपेयर करो दूसरे के साथ, इक्वी डिस्टेंस है ना तो दोनों से सेम होगा, तो 5 - 3 + 4 - 0, ठीक है 2 + 4 कितना आया 6, ये दोनों इक्वल नहीं आए तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ये भी इसी तरह से नहीं आएगा, डायरेक्ट ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इस मेथड को अच्छे समझ लो, आगे इक्वी डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं इसी मेथड से करूँगा, ठीक है, क्योंकि क्या है कि उससे भी शॉर्ट हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूले में हमें अंडर रूट लगा के स्क्वायर तो करना पड़ता है ना, इससे प्लस माइनस से ही आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो दूसरे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर देना, और अगर ना समझ में आए किसी क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। इसी से हो जाएगा और स्पीड से होगा काफ़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा यहाँ पे आंसर है B 20। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x² + 4x - 3 इज आर। तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है हमें, आप 1/2 रख दो, 4 1/2² + 4 1/2 - 3, तो 4/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर नीचे, प्लस 2 2 जा कट जाएगा, ये 4/4 1 + 2 - 3 3 - 3 0, यानी कि ये इसका 0 है। सिमिलरली अगर -3/2 देखोगे आप तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा 4 9/4 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 एंड -3 6 4 4 कट 9 - 9 = 0 हो जाएगा, यानी ये भी आंसर है। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 1/2 एंड -3/2 बोथ आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 29। 10a + b = √3 दिया हुआ है, 10a - b = 1/√3 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ a = 1। तो देखो इसे इस तरह से समझाया जा सकता है कि √3 है तो उसे आप कैसे लिख सकते हो, उसे हम 1060 लिख सकते हैं, 1060 की वैल्यू √3 होती है। तो अगर 10 10 सेम होते हैं तो उसके एंगल भी हम इक्वल लिख सकते हैं, तो a + b = 60। सिमिलरली हमें जो दिया है 10a - b = क्या होता है 1/√3, 10 30 होता है, तो वहाँ भी 10 10 इक्वल हो गया, तो हम एंगल लिख सकते हैं a - b = 30। तो ये तो थर्ड चैप्टर में चला गया क्वेश्चन, a + b = 60, a - b = 30। तो इसे तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a + b a - b, जब हम एलिमिनेशन यूज़ करते हैं तो इसे जैसा है वैसे ही काट देते, b - b 0 हो जाएगा, a + a 2a हो जाएगा, 60 + 3 90, तो a = क्या हो जाएगा 90/2, तो a = हमारा आंसर आएगा 45। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वैल्यू ऑफ 1 + tan² θ इंटू 1 + sin θ एंड 1 - sin θ = what। तो देखो ये क्वेश्चन आप चाहो तो इसको tan² को sin θ cos θ करके वगैरह वगैरह करके कर सकते हो, पर मेरा ये मानना है जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक है, सब में पुट कर दो। हाँ पॉसिबल होती है तो ठीक है, आप 10 90 कहीं पे नहीं रख सकते थीटा की जगह पे 90, क्योंकि 10 90 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते हम। तो देखो मैं थीटा की जगह पे रखता हूँ 0 रख देता हूँ डायरेक्टली, थीटा की जगह पे 0 रखो, तो 1 + tan² 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, 1 + sin 0 थीटा की जगह पे 0 0 हो जाएगा, 1 - 0, तो 1 × 1 × 1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आप कोई भी रख सकते हो, अगर 45 रखोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। आप 45 रख के देखो, 1 + tan² 45 यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + sin 45 तो उसके लिए रखो 1/√2, ठीक है, और यहाँ पे 1 - √2, तो ये a + b क्या हो जाएगा a² - b², तो यहाँ 2 था, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 में से 1/2 जाएंगे तो 1/2, तो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या है बी। तो इस तरह से आप थीटा की वैल्यू रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31। इन द गिवन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रेडियस 7 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट इज, ठीक है। इसको करने के भी दो तरीके हैं, हम दोनों देखेंगे क्या है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला ख्याल आपको क्वाड्रेंट देख के यही आएगा कि सर पूरा सर्कल जो होता है उसका सर्कमफरेंस होता है 2πr, ठीक है। क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का क्या होगा, क्वाड्रेंट मतलब उसका चौथा हिस्सा, तो हमारा आंसर क्या होगा 2πr/4, यानी कि
पाई आर बाई 2। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस हमें दे दिया है 7 और नीचे 2 है। 7 7 कट करो, 2 × 11 जा, तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 11, जो कि ऑप्शन में भी दिया है पर वो गलत है। उसका रीज़न क्या है, आपने जो मेजर किया वो सिर्फ इतना ही मेजर किया, ठीक है, सिर्फ इतना ही मेजर किया। आपने जो पेरीमीटर होता है ना उसमें ये बाउंड्री भी काउंट होती है, ठीक है, आपने सिर्फ इतना पोर्शन काउंट किया, ये बाउंड्री नहीं की। तो 11 में ये रेडियस जो है 7 इस तरफ की भी प्लस होगी और इस तरफ से भी प्लस होगी, तो सरकमफरेंस में कितना हो जाएगा ये 14 और 11 25। तो हमारा आंसर क्या होगा, C 25 होगा सेंटीमीटर। इसको करने का दूसरा तरीका, ठीक है, देखते कैसे। तो देखो, ये देखो आपको क्या दिख रहा है, ये आर्क दिख रहा है। अभी हमने उसका फॉर्मूला सीखा था, L = πr/θ/180, ठीक है। हम आर्क की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, थीटा तो बेटा क्वाड्रेंट है, सर्कल है, तो वो कितना होता है 90 होता है, और नीचे 180। 7 7 कट करो, 92 जा 2 11 जा। तो आप ऐसे भी आर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्या प्लस करना है, फिर ये 7 और 7, तो 11 + 7 + 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आप सरकमफरेंस से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, what is the ratio which 1115 divides the line segment joining points 15 5 and 920। ठीक है, 11 कोई 15 पॉइंट है बीच में, और वो किनको डिवाइड करता है, एक तो 15 5 को एंड 920 को, ठीक है। अब आप जानते हो कि आपका XY का फॉर्मूला जो है वो सेक्शन फार्मूला जिसे हम कहते हैं mx2 + nx1 / m+n, my2 + ny1 / m+n, वो सारे के सारे फॉर्मूला है, ठीक है। पर उस क्वेश्चन उस मेथड से आपको आता होगा, आपने प्रैक्टिस की हो, तो उस मेथड से आप कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। उस तरह से भी आप दूसरे क्वेश्चंस कर सकते हो। एक काम करो, तीनों कोऑर्डिनेट थे ना, तीनों के सिर्फ क्या रहने दो, x रहने दो ओनली। हम पहले x की ही बात करते हैं, हम सिर्फ ये वाला ढूंढेंगे, दूसरा वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब 15 के बाद यहाँ पे क्या आता है 14, जैसे लाइन जाती वैसे ही जाने दो। 13 12 जैसा उन्होंने कहा है वैसे, आपको 15 5 पीछे नहीं ले लेना है, ठीक है, याद रखना वैसा ही रखना है जैसा उन्होंने पहला पॉइंट दिया है वैसे ही। फिर यहाँ पे 10 और एक 9। तो देखो ध्यान से देखो, ये 15 से 14 1, 14 से 13 2, 3 और 4, 11 पे है ना, बीच में 11 है यहाँ पे, इसलिए तो ये कितना हुआ 4। फिर 9 से 10 1 और 10 से 11 2, ये कितना पॉइंट दूर है 11 से 2, तो 4:2 रेशियो आया। 4:2 का मतलब क्या होता है, 2 2 कट करो 2:1, तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाता है, ऑप्शन सी। सिर्फ नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आप करके ये कर सकते हो। सिमिलर तरीके से आप चाहो तो वाई कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हो। देखो मैं वाई कोऑर्डिनेट से दिखाता हूँ, यहाँ पे 5 है, बीच में कौन सा है 15 है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 7 8 9 10 11 12 13, एक और कम पड़ा 14 और 15, ठीक है। फिर यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट का है 20 16 17 18 19 और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20, ठीक है। तो ध्यान से देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 15 तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर इससे हम डायरेक्ट ही बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 से लेके 15 तक कितना है 10 पॉइंट्स है, ठीक है। अब वो डायरेक्ट करते हैं उससे भी शॉर्टकट, 15 से 20 में कितने हैं 5 है, 5 2 जा कट 2:1 आंसर आ जाए। तो डायरेक्ट मेथड से आंसर आता है इसका, ठीक है। अगर आप सेक्शन फार्मूला ना भी लगाओ, MCQ का यही तो फ़ायदा है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इस मेथड को प्रैक्टिस करना अच्छे से, दूसरे क्वेश्चन में करना। किसी क्वेश्चन में गलत प्रूव होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको तरीका दिखाऊंगा, ठीक है। कभी होगा नहीं ऐसा कोई भी, बट अगर कोई में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट हैपन्स टू वैल्यू ऑफ कॉस थीटा व्हेन क्यू लिखा है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90। 0 to 90 होते तक कॉस की वैल्यू कैसी होती है, तो यहीं देख लो, 0 से 90 तक जाते जाते डिक्रीज़ होती जाती है, और कहाँ चली जाती 0 से। तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है वो 1 से लेके कहाँ डिक्रीज़ होती जाती है 0 होती जाती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference is equal to sum of circumference of two circle of diameter
36 एंड 20 सेंटीमीटर ईच। तो कोई बड़ा सा सर्कल है, ठीक है, उसमें से 2 सर्कल निकल रहे हैं, ठीक है। ये येलो और ब्लू का एडिशन किसके बराबर होता है? ये लाल वाले के बराबर होता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बड़े वाले सर्कल का डायमीटर d है, येलो वाले का d1 है और ब्लू वाले का d2 है। तो हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें रेडियस फाइंड करना है, तो देख लेते हैं हम। तो पाई पाई तो कट हो जाएगा, ठीक है। d1 क्या है हमारे पास? 36 है, d2 हमारे पास है 20, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 56। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 56। और हमें फाइंड क्या करने को कहा है? रेडियस करने को कहा है। तो 56 का हाफ क्या हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा होगा, ओके, मैंने यहाँ पे अलग से टिक किया हुआ है। आंसर हमारा ये है 28 रेडियस होगा आंसर, ठीक है। ये वाला नहीं है, ठीक है, बॉक्स उसके ऊपर हो गया। रेडियस हमें फाइंड करना है, डायमीटर नहीं करना है। तो आंसर हमारा 28 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ रेशनल नंबर हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है? 3 कंडीशन, या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो देखो 3125 है, तो 3125 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, ठीक है, हम उसे करते जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से। 5 6 30, 5 5 तो हमें पता है 625 तो 25 का ही स्क्वायर है, ठीक है। तो 25 तो सारे के सारे 5 के पावर में आ रहे हैं, तो ये तो टर्मिनेट है। हमें नॉन टर्मिनेट चाहिए। 512, तो 512 हमें पता है 8 का क्यूब होता है, 8 क्यूब यानी कि 2 के तो पावर में है, ठीक है। तो अकेला 2 है यहाँ पे, तो ये भी टर्मिनेट है। 200 देखो, तो 200 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 100, 100 को हम लिख सकते हैं 425 है, तो 2 क्यूब हो जाएगा और 5 का स्क्वायर। तो इसमें 2 और 5 दोनों है, तो ये भी टर्मिनेट है। तो नॉन टर्मिनेटिंग कोई मिला ही नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी। अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट के लिए 2 कंडीशन थी हमारे पास। कंसिस्टेंट तब मिलता था जब एक तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन हो या तो यूनिक सॉल्यूशन हो। उसी को ही बोलने का दूसरा तरीका हो तो या तो इंटरसेक्टिंग हो या तो कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर ही दूसरी लाइन होना। तो हमारा आंसर कंसिस्टेंट में क्या होता है? इंटरसेक्टिंग या तो कोइंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 37, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b written like that and b x and y are prime factorization then HCF क्या होगा? ठीक है, तो HCF पूछा है, तो x और y HCF में हम क्या देखते हैं? कॉमन का क्या देखते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पे x का 1 पावर है, यहाँ 3 है, कॉमन है x, स्मॉलेस्ट पावर क्या है? x है। y 2 और y 3 है, तो y 2 जो है वो कॉमन पावर है, y स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा? xy स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -3 -4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो देखो ये पॉइंट जो है वो -3 -4 है, ठीक है। अगर मैं इसे बताऊँ आपको तो कुछ इस तरह से ही होगा, -1 -2 -3 -1 -2 -3 एंड -4। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे मिलता होगा। तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है ये? तो देखो एक्स एक्सिस से जब भी पूछते आंसर हमें वाई कोऑर्डिनेट लिखना होता है, तो ये क्या है? -4। बट यहाँ पे गलती हो जाती है। देखो अब यहाँ पे तो एक ही आंसर है 4, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर मैं कन्फ्यूजन बताऊँ आपको कि इसको हटा देता और -4 ऑप्शन दे देता ना, तो आप गलती कर बैठते, इसको -4 कर देते। आपको डिस्टेंस पूछा है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, ये याद रखना। इसलिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हो तो वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, बट कैसा भी हो उसे पॉजिटिव लिखना है। नेगेटिव हो तो पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहने देना है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? +4 हो जाएगा। अगर एक्स की जगह पे यहाँ पे वाई एक्सिस होता, ठीक है, वाई एक्सिस से पूछा होता तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर होता, पर -3 नहीं होता, उसका आंसर होता +3। तो एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई आंसर है, वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स है, बस नेगेटिव नहीं होता है डिस्टेंस, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 14 सेंटीमीटर। उसकी साइड देख लेते हैं हम, 14 सेंटीमीटर दी है, यानी कि डायमीटर इन शॉर्ट 14 दिया हुआ है, अंदर सेमी सर्कल आप देख रहे हो, रेडियस 7 हो जाएगा।
हमें शेडेड रीजन ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं इसको कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये एक सेमी सर्कल है, दूसरा सेमी सर्कल है, दोनों मिल जाते हैं तो एक सर्कल बन जाता है। तो साइड कितना है 14 स्क्वायर 22/7। रेडियस हमारे पास 14 का हाफ 7 × 7, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 7 7 कैंसिल, 22 7 जो हो जाएगा 154। तो इसे माइनस करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड। टोटल 52 कार्ड होते हैं हमारे पास। अब उसमें से फेस कार्ड की बात करें तो हमारे पास फेस कार्ड 3 है, जैक, क्वीन और किंग। तो जैक में भी 4 कार्ड होते हैं, क्वीन में भी 4 कार्ड होते हैं और किंग में भी 4, टोटल 12। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12/15 होगी, सॉरी 52। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं 4 3 ज़ा और 13 4 ज़ा, 4 4 कैंसिल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/13। ठीक है, तो सेक्शन बी फिनिश होता है यहाँ पे। अब सेक्शन सी स्टार्ट होगा जो कि है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, आपको कोई भी 8 अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, केस स्टडी में क्या दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वॉलंटियर आर वर्किंग इन अ मेकिंग सेफ्टी बोर्ड फॉर अ स्कूल। दे प्रिपेयर वन ट्रायंगुलर सेफ्टी बोर्ड for the school with title School Ahead and Drive Slow in 2 parts of triangular board as shown in the below figure। तो फिगर देखते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर से क्वेश्चन है। ठीक है, एक ट्राइंगल के ऊपर से यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर है, तो बहुत ही सिंपल है। इसको देखो, डी पैरेलल बी सी दिया हुआ है तो हमें पता है कि ऊपर वाला जो ट्राइंगल है और जो होल ट्राइंगल है दोनों ही सिमिलर होते हैं। तो बी डी हमें 7.2 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए हमारे पास 1.8 है, ई सी हमारे पास 5.4 है, तो ए डी फाइन करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये रेशियो से हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो ए डी हमारे पास नहीं है, डी बी हमारे पास 7.2 है, ए हमारे पास 1.8 और ये 5.4। 18 3 ज़ा 54 होता है और ये 24 पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। तो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि ए डी इज इक्वल टू 3, तो वापस वैल्यू चेंज कर दिए। ए बी इज इक्वल टू 9, ये पूरा 9 है। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा डेफिनेटली। बी सी इज इक्वल टू 6, देन डी इज इक्वल टू 1। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वली होते हैं, इसके सॉरी वो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, इक्वल नहीं होते प्रोपोर्शन, यानी कि रेशियो सेम होना। तो उसके ऊपर से हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी ई, ये जो है ए डी अपॉन डी ई। ठीक है, और इसी ए डी के सामने कंपैरिजन में कौन है ए बी अपॉन बी सी। सिमिलरली हम लिख सकते हैं। तो ए डी हमारे पास कितना है 3, डी हम फाइन कर रहे हैं। ए बी हमारे पास है 9 और बी से 6 दिया हुआ है। 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो डी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। उसमें ए कितना दिया है 45 दिया हुआ है। ए डी ई कितना दिया है, ये वाला 65 दिया हुआ है। तो हमें पूछा है कि ये सी कितना होगा। अब ये पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल हम इस तरह से जो ट्रांसवर्सल देखते थे उसमें क्या होता था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते थे। तो ये 65 है तो ये कितना होगा 65 ही होगा। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वहीं यहाँ पे होगा। तो ये एंगल निकालना तो बहुत ही ईजी है। हाँ, जो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी उससे निकाल दो। तो 45 और 65 कितने होते हैं 0 और 1 110, उसको 180 में से माइनस कर दो तो कितना आएगा आंसर 70। तो ये 70 आ जाएगा, तो सिमिलरली ये भी 70 होगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो सी कितना हो जाएगा 70। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। कॉन्ग्रुएंस होता है, सिमिलरिटी होता है, या बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दिस। तो जब भी साइड प्रोपोर्शन में होते हैं तो ऑलवेज सिमिलरिटी हमने 10th में इसीलिए पढ़ी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस में इतना बड़ा चैप्टर हमने 2-3 चैप्टर थे जिसके ऊपर से हमने ये किया था। ठीक है, पैरेललोग्राम में भी कॉन्ग्रुएंस आता था 9th में, ट्राइंगल भी था पूरा। तो वो सारे के सारे साइड्स और एंगल इक्वल होते थे, तब जाके क्राइटेरिया जो मैच होते थे 4 हमारे, तब कॉन्ग्रुएंस बनता था। जबकि साइड प्रोपोर्शन में हो तो क्या होता है, सिर्फ सिमिलरिटी बनती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ADE टू एरिया ABC।
तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है, तो कुछ इतना बनता है। ए डी के साथ कौन सी साइड है, ए बी, तो ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर होता है। फिर दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग डी स्क्वायर अपॉन डी के जैसा यहाँ पे कौन है, बी सी स्क्वायर, ठीक है। फिर ए ई होता है और ए सी होता है, ठीक है। इसमें से कोई भी हो सकता है, तो हमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग में, ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर पहला वाला दिया हुआ है। बाकी तो स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, 1 नहीं होता, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, ओके, केस स्टडी दी हुई है। ऑन अ ब्राइट संडे मॉर्निंग 3 फ्रेंड्स ABC डिसाइडेड to go on river for fishing and boating. They started boating to a place at distance of 30 km upstream and 44 km downstream from starting place, and they took 10 hours at all. Then time taken by them, right, 55 km downstream and 40 km upstream in 13 hours. ठीक है, तो बोट की स्पीड हमें x लेनी है और रिवर की स्पीड दी है, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड y km/h है। अब देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अच्छे से इसमें समझ में आने चाहिए। क्वेश्चन सारे इजी है, एक क्वेश्चन को छोड़ के, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब देखो बोट की स्पीड थी x, फिर स्ट्रीम की स्पीड थी y, यानी कि रिवर की। डाउन स्ट्रीम में हमें पता है दोनों प्लस होते हैं, तो डायरेक्ट आंसर आया x + y = km/h, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बोट ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस होती है, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा x - y km/h, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों क्वेश्चन इजी थे। बट प्रॉब्लम इसमें है कि जब भी दोनों की स्पीड फाइंड करने की जाती है, तो ये जो स्पीड फाइंड करने वाला क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है। एक एवरेज बच्चे को कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं इसको सॉल्व करने में टोटली, ठीक है। तो देखो मैं ये समझा रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास 10 क्वेश्चन थे, तो ऊपर ट्राइंगल वाले पाँचों के पाँचों ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। सिर्फ साइड रेशियो 5 छोड़ो 4 भी आ जाता है, तो भी इसमें से 2 आ जाएंगे अभी, तो 6 हो जाएंगे टोटल क्वेश्चन, ठीक है। 10 में से 6 ऐसे ही ईजिली 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाते हैं, और इसके बाद के 2 क्वेश्चन हैं जो इसी के ऊपर है डायरेक्टली, तब 6 क्वेश्चन तो आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा, देखो मैं समझाता हूँ किस तरह से। देखो 48 क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो ऐसा कहने का मतलब ये था मेरा कि ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको लास्ट में करो, ताकि जो टाइम बचाओ ईजी क्वेश्चन पहले फिनिश हो जाए। तो स्पीड ऑफ बोट पूछा है, यानी स्पीड ऑफ बोट यानी कि x फाइंड करना है हमें। देखो पहले स्टेटमेंट से हम इक्वेशन बनाते हैं। देखो 48 देखते हैं हम, ये स्पीड ऑफ रिवर है, यानी एक x ढूंढना है, एक y ढूंढना है 49 में, ठीक है। तो एक में ही 2 क्वेश्चन आ गए। तो देखो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो 30 अपॉन x - y प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, 44 अपॉन x + y = 10। ये टाइम है, कुछ नहीं है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये टाइम दिया हुआ है। सिमिलरली दूसरे के लिए क्या कंडीशन दिया हुआ है, 55 डाउन स्ट्रीम दिया। देखना डाउन स्ट्रीम यहाँ पे है, नॉर्मली आप टेक्स्ट बुक क्वेश्चन देखोगे ना तो पहले अपस्ट्रीम के नीचे अपस्ट्रीम भी देखने को मिलता है, पर यहाँ पे अलग है, इसलिए बी केयरफुल। और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम दिया है अपस्ट्रीम दिया हुआ है = 13 आवर दिया है दूसरे केस में। तो हम क्या करते हैं इसमें कि x - y को हम क्या मान लेते हैं, 1/x - y को a मान लेते हैं, ठीक है। और 1/x + y को हम क्या मान लेते हैं, b। तो ये क्या हो जाएगा, 30a + 44b = 10। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 55b + 40a = 13, ठीक है। तो अब b को हम हटा देते, दूसरे पेज पे मैं ले लेता हूँ। a को a के नीचे लिख लिया और b को b के नीचे लिख लिया, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था, हमारे पास जो आया था ये b यहाँ पे था, ठीक है। तो मैंने चेंज कर दिया, 40 को सिर्फ आगे रख लिया। अब अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो मैं एलिमिनेशन यूज़ करता हूँ। तो देखो पहले वाले इक्वेशन जो है ये वाला, उसको मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दूसरा वाला जो है उसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो मेरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 1200, 1760, 400, सबको मैंने 40 से यहाँ मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से सबको यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये इस तरह से बनेगा। अब उसमें से मैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन माइनस कर देता हूँ, तो मुझे मिलता है 110b = 10। तो b मुझे क्या मिल जाएगा, 1/11, 0 कैंसिल हो जाएगा। तो b एक्चुअली मेरे पास क्या था, 1/x + y = b हमने क्या लिया था, डाउन स्ट्रीम लिया था, याद रखना इसे। तो x + y के बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। अब मुझे b मिल चुका है तो मैं a भी फाइंड कर लेता हूँ। तो b की जगह पे मैं जो पहला इक्वेशन था यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देता हूँ।
11 4 जा 10 में से 4 जाएंगे तो 6 हो जाएगा ये। तो a के बराबर क्या मिलेगा 6/30। तो a के बराबर मुझे क्या मिलेगा 1/5। तो a के बराबर हमने अज्यूम किया था 1/x - y, तो x - y के बराबर क्या होगा 5 होगा। ओके, तब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x + y और x - y को दोनों को मैं प्लस कर दूँ तो ये y - y 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 + 5 16। तो x के बराबर क्या हो जाएगा 16/2। तो x के बराबर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 आया तो y क्या मिल जाएगा मुझे y 3 मिल जाएगा। तो अगर तो मुझे x क्या मिल गया 8 किलोमीटर पर आवर, y क्या मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन आंसर क्या होगा 48 में 8 होगा और 49 में क्या होगा मेरा आंसर 3 हो जाएगा। स्पीड ऑफ रिवर 3 है। और अब देखो इतना सारा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, पर काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपको 40 30 मल्टीप्लाई करने में वगैरह वगैरह। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जब भी अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन सेम थे ना, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चली कि स्पीड ऑफ बोट पूछा है, स्पीड ऑफ रिवर, दोनों के ऑप्शन दिए। ठीक है, और हमेशा याद रहो बोट की स्पीड है ना, जो स्ट्रीम की स्पीड है यानी रिवर की स्पीड उससे ज़्यादा ही होती है। तो देखो मैं ऑप्शन में से आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसमें हमें बोट की स्पीड दी थी, इसमें हमें रिवर की स्पीड दी थी। तो देखो मैं 2 को कंपेयर करूँ ना, तो 2 तो किसी से बड़ा नहीं होता। बोट की स्पीड ऑलवेज रिवर से ज़्यादा होती है, तो 2 ना इससे 5 से बड़ा है ना 3 से बड़ा है, और इसका इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचे ऑप्शन 7 और 8। तो हम ट्राई करते हैं, देखो इसी इक्वेशन में रख के ट्राई करते हैं ना। पहले ये इतना ही बना के, मैं दूसरे इक्वेशन में भी जाने की नहीं बोल रहा हूँ, बस इसी को चेक करके क्या कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। तो बोट की स्पीड 7 मानो और रिवर की 5 मानो, तो 30 नीचे 7 - 5 क्या हो जाएगा 2, और 44 नीचे 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। अब हमें पता है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, 7 और 5 रख दिया, जस्ट मैं ट्राई ही कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना ध्यान से, 12 44 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 12 के टेबल में 44 नहीं आता, पॉइंट में होगा, और यहाँ पे तो आंसर 10 में है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो मुझे सिर्फ यही फ्रैक्शन चेक करना है कि कब 44 x + y से डिवाइड हो। तो मैं 7 + 3 देख लेता हूँ, 10 से भी 44 डिवाइड नहीं है। 7 + 2 देख लेता हूँ, 9 से भी 44 डिवाइड नहीं है। चलो छोड़ो जाने दो, तो मतलब सी भी नहीं है, ये भी नहीं, तो बचा कौन सा 8 से चेक करो। तो 8 - 5 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 8 + 5 यहाँ पे 13 से 44 डिवाइड नहीं होता, छोड़ दो इसको, ऑप्शन को गया है। फिर 8 - 3 ट्राई कर दो, 8 - 3 कितना होता है 5, और 8 + 3 यहाँ पे होगा 8 + 3 11, जो कि 11 4 जा कट हो जाएगा, 5 6 जा कट हो जाएगा, 6 + 4 10 आ जाएगा। तो मुझे यहीं से डायरेक्ट पता चल जाता कि बोट की स्पीड 8 है और स्ट्रीम की स्पीड 3 है। ठीक है, पर ये पॉसिबल तभी है जब आपको ऑप्शन में दोनों क्वेश्चन ऐसे थे जो दिए थे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो। ठीक है, अदरवाइज ये लेंदी मेथड है, ठीक है, उसे भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको जो कंफर्टेबल हो आप प्रैक्टिस करो रेगुलर क्वेश्चंस में, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से भी आंसर्स आते हैं। 49 हमने देख लिया, रिवर की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। 50 क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, यानी कि x - y पूछा, x की वैल्यू 8 आई, y की वैल्यू हमारे पास आई 3, तो 8 - 3 कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये बेसिक का पेपर जो होता है वो फिनिश होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग तरीक़ों से, MCQ है तो उसी की तरह सोचो। ठीक है, आंसर बहुत ईजिली निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद CBSE का जो सैम्पल पेपर हुआ था स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही मैं लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए